हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेट प्यूरिटन पोइट जॉन मिल्टन, जिन्होंने वर्ल्ड फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। एंड टुडे we'll discuss 100 most important MCQs on Milton. So without further delay, let's begin our today's class. Here comes our question number 1. Where was John Milton born? The options are Stratford-on-Avon, Bread Street, Cheapside, Cockermouth, Cumberland, Kingston upon Thames, Surrey. The correct answer is Bread Street, Cheapside. Milton was born on 9th December 1608 in Bread Street, Cheapside, London. Stratford-on-Avon तो वो प्लेस है दोस्तों जहां एलिजाबेथन एज के ग्रेट ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर का जन्म हुआ था। इसीलिए तो शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। कुकरमाउथ, कम्बरलैंड इज द बर्थ प्लेस ऑफ अ ग्रेट रोमांटिक पोइट वर्ड्सवर्थ, जिन्हें की हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है। किंगस्टन अपॉन टेम्स, सरे तो मॉडर्न एज के ग्रेट नोबेल प्राइज अवॉर्डी राइटर जॉन गल्सवर्दी का प्लेस है, जिन्हें कि उनके वर्क्स के लिए 1932 में नोबेल प्राइज दिया गया था। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. नेम द फादर ऑफ द राइटर हु हैज बीन कॉल्ड अ बिलेटेड एलिजाबेथन. द ऑप्शंस आर जॉन शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन वर्ड्सवर्थ और जॉन गल्सवर्दी. द करेक्ट आंसर इज जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन ही वो राइटर हैं दोस्तों जिन्हें बिलेटेड एलिजाबेथन के नाम से जाना जाता है, और उनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन ही था, जो कि एक सक्सेसफुल स्क्रिवनर यानी कि एक साहूकार और शौकिया संगीतकार थे। अगर बाकी ऑप्शंस पे नजर डालें तो जॉन शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम है, जॉन वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ के, और जॉन गल्सवर्दी जॉन गल्सवर्दी के फादर का नाम है दोस्तों। इट मीन्स वो चारों राइटर जो यूपी टीजीटी के सिलेबस में रखे हैं, उनके फादर्स के फर्स्ट नेम जॉन हैं। इस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के बाद लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 3. जॉन मिल्टन वाज एसोसिएटेड विद स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल, क्राइस्ट कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज, न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड. द करेक्ट आंसर इज क्राइस्ट कॉलेज. जॉन मिल्टन ने सेंट पॉल स्कूल से पढ़ाई करने के बाद क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज ज्वाइन किया था दोस्तों, जहां उन्हें द लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता था. स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है. यही वो स्कूल है दोस्तों जहां उन्होंने स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक सीखी थी. सेंट जॉन कॉलेज में विलियम वर्ड्सवर्थ और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में गल्सवर्दी ने स्टडी की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है. व्हाट वाज द निकनेम गिवन टू मिल्टन एट क्राइस्ट कॉलेज? द ऑप्शंस आर बार्ड ऑफ एवॉन, द लेडी ऑफ क्राइस्ट, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर और जॉन सेंट जॉन. सही जवाब आप जानते ही हैं दोस्तों, द लेडी ऑफ क्राइस्ट. और ये निकनेम शायद मिल्टन को उनकी हैंडसम और डेलिकेट फीचर्स के लिए और उनकी प्योरिटी ऑफ माइंड और बिहेवियर के लिए दिया गया था. अगर अदर ऑप्शंस पर नजर डालें तो बार्ड ऑफ एवन नाम शेक्सपियर को दिया गया था, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है, और जॉन सेंट जॉन जॉन गल्सवर्दी का स्यूडोनिम यानी कि हिडन नेम है दोस्तों. Our fifth question is, Milton started his literary career with On the Death of a Fair Infant Dying of Cough. The poem is written on the death of his baby, his brother's baby, his sister's baby, or none of these. The correct answer is his sister's baby. ये पोएम मिल्टन ने अपनी नीस यानी कि सिस्टर्स बेबी की डेथ पर लिखी थी. आइए अब अपने अगले प्रश्न पर आ जाते हैं. While still an undergraduate, Milton began to compose poems of remarkable maturity and promise. Here is the list of those poems which among them was written first.
Options are Ode on the Morning of Christ's Nativity, on Shakespeare, on Arriving at the Age of 23. All of them were written together. The right answer is Ode on the Morning of Christ's Nativity, जिसे Nativity Ode के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों. And it was begun on Christmas Day 1629. Next one related to this one only is the age of Milton when he wrote on the morning of Christ's nativity was about 20, 23, 43 और 40. सही जवाब 20 है दोस्तों. ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जिसे नेटिविटी ओड भी कहते हैं दोस्तों, इसको जॉन मिल्टन द्वारा 1629 में लिखा गया था. एंड दिस पोएम डिस्क्राइब्स क्राइस्ट्स इनकार्नेशन एंड हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पेगन पावर्स. और यही वो पोएम है विच कनेक्ट्स द इनकार्नेशन विद क्राइस्ट्स क्रूसिफिक्शन. हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच वर्क ऑफ मिल्टन डू वी फाइंड द लाइन Dear son of memory, great heir of fame? Options are Ode on the morning of Christ's nativity, on Shakespeare, on Arriving at the age of 23. None of these. The correct answer is on Shakespeare. जॉन मिल्टन पर हम विलियम शेक्सपियर का गहरा प्रभाव देखते हैं. इसीलिए तो मिल्टन ने शेक्सपियर की तारीफ में ऑन शेक्सपियर नाम की एक पोएम लिखी, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को डियर सन ऑफ मेमोरी और ग्रेट एयर ऑफ फेम के नाम से पुकारा. हियर इज द पोएम रिटन इन 1630. इट बिगिंस विद द लाइन व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, एंड इन इट्स फिफ्थ लाइन ही कॉल्स शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 इज अ ओड, मास्क, एलिजी, sonnet. The correct answer is sonnet. It is a devotional sonnet written in autobiographical form and contains the poet's reflections on his late maturity. इस sonnet में मिल्टन टाइम को एक थीफ यानी कि चोर कहकर पुकारता है, जिसने इतनी जल्दी उसकी युवा अवस्था को उससे चुरा लिया. अभी तो उसका पोएटिक टैलेंट अच्छे से राइपन या परिपक्व भी नहीं हुआ था. Here is that sonnet which opens with the line, how soon had time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 23rd year. 10th question is, Comus by John Milton is in the form of a masque, hymn, epic or lyric. The correct answer is masque. Comus, A mask presented at Ludlow Castle 1634. मिल्टन का लिखा एक प्रसिद्ध मास्क है दोस्तों, जिसको चेस्टिटी के सम्मान में लिखा गया है. इट ब्रिंग्स मी टू आवर क्वेश्चन नंबर 11th. द प्लॉट ऑफ मिल्टन्स दिस वर्क concerns two brothers and their sister, simply called the lady. Lost in the journey through the woods, the lady becomes fatigued and the brothers wander off in search of sustenance. Identify the work. Paradise Lost, Paradise Regained, Areopagitica, Comus. The correct one is Comus. इस मास्क में गॉड ऑफ रेवलरी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर कोमस एक विलेजर का रूप धारण करके उस लेडी को एश्योरेंस देता है कि वो उसे उसके भाइयों से मिला देगा, और वो लेडी भी कोमस पर विश्वास कर लेती है और उसके पीछे पीछे चल देती है. कोमस उस लेडी को निक्रोमेंसी यानी कि काला जादू का प्रयोग करके कैद कर लेता है और उसे मैजिकल कप में से ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन वो बार बार ऐसा करने से मना करती हैं और वर्चुनेस ऑफ चेस्टिटी के फेवर में बोलती हैं, और फिर वो कोमस के चंगुल से बच जाती हैं और अपने भाइयों से मिल जाती है. और फिर ये तीनों भाई बहन अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, और ये सेलिब्रेशन हेवनली ब्लिस यानी कि स्वर्ग के परमानंद को सिग्निफाई करता है. हियर वी हैव द ओपनिंग लाइंस ऑफ दिस पॉपुलर मास्क कोमस. लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
वर्च्यू मे बी असेल्ड बट नेवर हर्ट, सरप्राइज्ड बाय अनजस्ट फोर्स बट नॉट एंथ्रोल्ड। वर्च्यू पर हमला किया जा सकता है लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। अनजस्ट फोर्स द्वारा वर्च्यू को सरप्राइज जरूर किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन उसे एंथ्रोल यानी कि उसे अपने वश में नहीं किया जा सकता है। Where do these lines appear? The options are Lycidas, Comus, Paradise Lost, none of these. The correct answer is Comus. Here we have the popular quotes from the famous mask Comus. First one we already know, virtue may be assailed but never hurt, surprised by unjust force but not enthralled. Next popular quotation from the same mask is, virtue could see to do what virtue would by her own radiant light, though sun and moon were in the flat sea sunk. Our question number 13 is, yet once more, O ye laurels, and once more, ye myrtles brown, with ivy never sour, I come to pluck your berries, harsh and crude, and with forced fingers rude, shatter your leaves before the mellowing ear. Which work of Milton opens with these words? इन लाइन्स में पोइट लॉरेल्स और मार्टल्स के उन प्लांट्स को संबोधित करते हुए बोलता है जिन पर कभी न सूखने वाली आइवी क्रीपर चढ़ी हुई है, और उन्हें संबोधित करते हुए कहता है, अपनी अभद्र उंगलियों का प्रयोग करके अभी भी कठोर यानी कि कच्ची बेरीज को मेलोइंग ईयर आने से भी पहले, पकने का समय आने से भी पहले तोड़ लेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि मिल्टन के दोस्त को उसकी मैच्योरिटी तक पहुंचने से पहले ही भगवान ने उठा लिया। तो द क्वेश्चन इज, विच वर्क ऑफ मिल्टन opens with these words, and the correct answer is Lycidas. Next question is, Lycidas was written in the memory of Sir Christopher Milton, Edward King, Arthur Hugh Clough, Arthur Hallam. The correct answer is Edward King. Lycidas pastoral elegy है दोस्तों, जिसे 1637 में लिखा गया था। पास्टोरल एलिजी उस एलिजी को कहते हैं जिसमें एक शेफर्ड अपने साथी शेफर्ड की डेथ पर विलाप करता है। इस पोयम में विलाप करने वाला शेफर्ड जॉन मिल्टन है और साथी शेफर्ड जिसकी डेथ पर विलाप किया जा रहा है वो मिल्टन का दोस्त एडवर्ड किंग है, जिसकी समुद्र में जहाज डूबने से मृत्यु हो गई थी। ये पोयम 193 लाइंस की है और इसमें कोई रेगुलर राइम भी नहीं है। Let's come to question number 15. Milton has given his views on poetry in which of the poem? Comus, Paradise Lost, Lycidas, or none of these? The correct answer is Lycidas. Lycidas जो कि जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई एक एलिजी है। इसी एलिजी में अपने पोइट और पोइट्री से रिलेटेड व्यूज को प्रकट किया है। तो अभी हमने जाना कि लेसिडस एक एलिजी है। कोमस के बारे में भी हम जान ही गए हैं कि ये एक मास्क है, और पैराडाइज लॉस्ट तो मिल्टन का लिखा हुआ वर्ल्ड फेमस एपिक है दोस्तों, जो पहली बार 1667 में पब्लिश हुआ था। एलिजी इज अ सॉरोफुल पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन डेथ और लॉस। मास्क कोर्टली एंटरटेनमेंट का एक रूप होता है जिसमें म्यूजिक, डांसिंग और सिंगिंग के साथ किसी मिथोलॉजिकल या एलिगरिकल स्टोरी को परफॉर्म किया जाता है। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसे एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाता है। इसमें किसी लेजेंडरी और हिस्टोरिकल हीरो के एडवेंचर्स को डिस्क्राइब किया जाता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। In which work do we find the line, alas, what boots it with incessant care to tend the homely slighted shepherd's tread? Options are Comus, Paradise Lost, Lycidas, none of these. Lycidas नाम की एलिजी को पोइट अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर विलाप करते हुए शुरू करता है
और फिर उसका ध्यान अपनी पोइट्री की तरफ चला जाता है और वो सोचता है कि सीरियस पोइट्री लिखने में उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्या ये मेहनत कोई प्रॉफिट देने वाली भी है? क्योंकि दूसरे पोइट तो एमरस पोइट्री यानी कि रंगीन मिजाजी वाली पोइट्री लिख रहे हैं और नाम कमा रहे हैं, और मैं तो एक होमली स्लाइटेड शेफर्ड्स ट्रेट को ही फॉलो कर रहा हूं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम द पोएम लेसिडस। फॉर लेसिडस इज डेड एर हिज प्राइम, यंग लेसिडस एंड हैथ नॉट लेफ्ट हिज पेयर, हु वुड नॉट सिंग फॉर लेसिडस। क्योंकि लेसिडस मर गया है, अपनी प्राइम एज से भी पहले वो मर गया है, और वो छोटा सा लेसिडस अपने पीछे कोई भी ऐसा दोस्त नहीं छोड़ के गया जो कि आज उसके लिए ना गा रहा हो। वीप नो मोर वोफुल शेफर्ड्स, वीप नो मोर, फॉर लेसिडस योर सोरो इज नॉट डेड, संक दो ही बी बीनीथ द वॉटरी फ्लावर। ओ दुखी गडरियो, अब और ज्यादा मत रो, क्योंकि लेसिडस तुम्हारा दुख जिसके लिए है वो मरा नहीं है। हालांकि वो पानी में डूबा जरूर है, लेकिन वास्तव में वो नीचे नहीं बल्कि अपनी शक्ति का प्रयोग करके समुद्र की लहरों पर चलते हुए ऊपर की ओर यानी कि स्वर्ग की ओर उड़ गया था। इन द ब्लेस्ड किंगडम्स मीक ऑफ जॉय एंड लव, देयर एंटरटेन हिम ऑल द सेंट्स अबव। अब लेसिडस आनंद और प्रेम वाले हेवनली किंगडम्स में बैठा हुआ है और उसके चारों ओर बैठे हुए सेंट्स उसे हिम्स यानी कि रिलीजियस सॉन्ग्स सुनाकर एंटरटेन कर रहे हैं। एट लास्ट ही रोज एंड ट्विस्ड हिज मैंटल ब्लू, टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू। अंत में लेसिडस खड़ा हो जाता है, अपने नीले कपड़ों को झाड़ता है और फिर से नए जंगलों में और नए चारागाहों में आने की तैयारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन मिल्टन मैरीड मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडकॉक, एलिजाबेथ मिंशल और ऑल ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 1640s में मिल्टन ने अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़की मैरी पॉवेल से शादी कर ली थी, जो कि उसे छोड़कर चली गई और 2 सालों तक वापस ही नहीं आई। इसी दुर्भाग्यशाली परिस्थिति में मिल्टन ने डिवोर्स पर पैम्फलेट्स लिखे और फिर 1650s में उन्होंने कैथरीन वुडकॉक से मैरिज की और 2 साल बाद कैथरीन वुडकॉक की भी डेथ हो गई और अपनी सेकंड वाइफ की डेथ पर मिल्टन ने एक सोनेट लिख दी जिसे ऑन द डेथ ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ के नाम से जाना गया। 1660s में मिल्टन ने थर्ड मैरिज एलिजाबेथ मिंसल से की। ये एक हैप्पी मैरिज थी जो मिल्टन की डेथ तक बनी रही थी। नेक्स्ट वन, द इमीडिएट स्पार्क फॉर मिल्टन्स डिवोर्स ट्रैक्ट्स was his desertion by his wife. Options given are Mary Powell, Catherine Woodcock, Elizabeth Minshall or all of these. The correct answer is Mary Powell. मैरिज के कुछ समय बाद ही मिल्टन की पहली वाइफ यानी कि मैरी पॉवेल उसे छोड़कर चली गई थी। उसके अपने पति से अलग होने के 2 रीजन्स हो सकते हैं। नंबर 1, मैरी पॉवेल और मैरी पॉवेल की फैमिली रॉयलिस्ट को सपोर्ट करती थी और दूसरी तरफ मिल्टन एक एंटी रॉयलिस्ट थे। वो उस समय के राजा चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ खड़े थे। और दूसरा कारण हो सकता है डिस्क्रिपेंसी इन देयर एजेस। जॉन मिल्टन 34 इयर्स के थे और उनकी वाइफ 17 की। नेक्स्ट वन इज मिल्टन्स डिवोर्स ट्रैक्ट्स रेफर टू ब्लैंक इंटरलिंक्ड पोलेमिकल पैम्फलेट्स, फिल इन द ब्लैंक। अर्थात मिल्टन ने जो डिवोर्स ट्रैक्ट्स लिखे थे जो कि आपस में जुड़े हुए क्रिटिकल पैम्फलेट्स थे, उनकी संख्या कितनी थी? द ऑप्शंस आर 3, 4, 5, 6। द करेक्ट आंसर इज 4। ये ट्रैक्ट्स डिवोर्स के फेवर में लिखे गए थे दोस्तों। उस समय मिल्टन के इन डिवोर्स ट्रैक्ट्स को खूब क्रिटिसाइज किया गया था दोस्तों।
लेकिन वर्तमान समय में बने हुए मॉडर्न डिवोर्स लॉज कहीं ना कहीं मिल्टन के इन डिवोर्स ट्रैक्ट से ही प्रेरित हैं। इट ब्रिंग्स मी टू आवर क्वेश्चन नंबर 20th। Milton's sonnet 23, "Methought I saw my late espoused saint" is about Mary Powell, Catherine Woodcock, Elizabeth Minshull, all of these. Catherine Woodcock, the second wife of Milton, is the right answer. Methought I saw my late espoused saint, जिसे on his deceased wife के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जॉन मिल्टन की सबसे अच्छी सॉनेट्स में से एक है। ये मिल्टन ने अपनी सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक की डेथ पर लिखी थी, जिनकी चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ हो गई थी। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एपोलॉजी फॉर स्मेक्टिम न्यूज और एन एपोलॉजी फॉर ए पैम्फलेट was published by John Milton in which year? The correct answer is 1642। जैसे मिल्टन ने 4 डिवोर्स ट्रैक्ट्स लिखे थे, वैसे ही उन्होंने 5 एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स भी लिखे थे, और इन ट्रैक्ट्स यानी कि पॉलिटिकल पैम्फलेट्स में एपिस्कोपल फॉर्म ऑफ चर्च लीडरशिप पर क्वेश्चन उठाए गए थे, जिसमें सारी की सारी पावर बिशप को दे दी जाती थी। एपोलॉजी फॉर स्मेक्टिम न्यूज उन्हीं 5 पॉलिटिकल पैम्फलेट्स की सीरीज में आने वाला फाइनल ट्रैक था दोस्तों। हु इज द राइटर ऑफ द लाइन्स एंड लॉन्ग इट वॉज नॉट आफ्टर व्हेन आई वॉज कंफर्म्ड इन दिस ओपिनियन दैट ही हु वुड नॉट बी फ्रस्ट्रेट ऑफ हिज होप टू राइट वेल hereafter in laudable things ought himself to be a true poem, that is a composition and pattern of the best and honorablest things. The options are Shakespeare, Milton, Galsworthy, Wordsworth. The correct answer is Milton. ये लाइंस एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स में आए फाइनल ट्रैक्ट एपोलॉजी फॉर स्मेक्टिम न्यूज से ही ली गई हैं दोस्तों, और इनका अर्थ है अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ जब मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो व्यक्ति जो कुछ अच्छा लिखने की इच्छा करता है, उसके माध्यम से तारीफ पाना चाहता है, लेकिन जो भी लिख रहा है उसे निराशा ही हाथ लग रही है, ऐसी निराशा से बचने के लिए उस राइटर को पहले खुद एक ट्रू पोएम बनना पड़ेगा। ट्रू पोएम से कवि का मतलब है सबसे अच्छी और सबसे सम्मानित चीजों का मिश्रण। दूसरे शब्दों में बोले दोस्तों तो वो ही व्यक्ति कुछ अच्छा सम्मान वाला वर्क लिख सकता है जो खुद अच्छा और सम्मानित हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एरियोपेजिटिका is among history's most influential and impassioned philosophical defenses of the principle of a right to freedom of speech and expression. It was published in 1637, 1667, 1644 or 1671. The correct answer is 1644. एरियोपेजिटिका मिल्टन का लिखा एक प्रोज वर्क है जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस को हाईलाइट करता है। इट वॉज पब्लिश्ड एट द हाइट ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर, और उस दौरान 1642 में तो थिएटर्स को भी बंद करना पड़ा था दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कॉन्शियंस above all liberties. Where do we find these lines? The correct answer is Areopagitica. Let's come to our question number 25th now. What according to Milton are not absolutely dead things but do contain a potency of life in them, to be as active as that soul was whose progeny they are. Nay, they do preserve as in a vial the purest efficacy and extraction of that living intellect that bred them. अर्थात मिल्टन के अनुसार वो कौन सी चीजें हैं
जो पूर्ण रूप से डेड थिंग्स में काउंट नहीं की जा सकती, बल्कि वो तो पोटेंसी ऑफ लाइफ को लिए हुए हैं। वो उतनी ही एक्टिव हैं जितनी कि उनसे संबंधित बुद्धिमान लोगों की आत्माएं जिन्होंने उन्हें प्रोड्यूस किया है। वे तो उन वायल यानी कि शीशियों की तरह हैं जिनमें उन राइटर्स के इंटेलेक्ट के एसेंस को रखा गया है। द राइट आंसर इज बुक्स। और ये लाइंस हमें मिल्टन की एरियोपेगिटिका में देखने को मिलती हैं दोस्तों। हु इज ऑफन कॉल्ड द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? ऑप्शंस आर जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गोल्सवर्दी। सही जवाब जॉन मिल्टन है दोस्तों। हालांकि मिल्टन ने क्लासिकल वर्क्स का गहराई से अध्ययन किया था, लेकिन अपने देश यानी कि इंग्लैंड के लिटरेचर में भी उनकी उतनी ही रुचि थी। कई वर्षों तक पोइट्री के फील्ड में कवियों के कवि एडमंड स्पेंसर उनके गुरु बने रहे थे दोस्तों। इसीलिए तो द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन ने अपने फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न के प्रीफेस में मिल्टन को द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कह के पुकारा है दोस्तों। हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन, thou shouldst be living at this hour. England hath need of thee. मिल्टन, आपको इस समय भी जीवित रहना चाहिए था। इंग्लैंड को आपकी जरूरत है। Who said this? The options are John Milton, William Shakespeare, William Wordsworth, John Goldsworthy. The correct answer is William Wordsworth. ये लाइंस हमें विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज की गई सोनेट लंदन 1802 के बिल्कुल बिगिनिंग में मिलती है दोस्तों। हियर इज दैट सोनेट एंड राइट इन द बिगिनिंग वी हैव द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आइडेंटिफाई द इंग्लिश पोइट लॉरिएट हु सेड, ओ माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज, O skilled to sing of time or eternity, God-gifted organ voice of England, Milton a name to resound for ages. ओ बड़े और पराक्रमी मुख वाले हार्मोनीज के इन्वेंटर अर्थात स्वीट रिदम को क्रिएट करने वाले, वर्तमान समय या अनंत काल का गायन करने की स्किल रखने वाले, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन से ब्लेस्ड ओ मिल्टन, तुम्हारा नाम तो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। तो दी ऑप्शंस गिवन आर लॉर्ड टेनिसन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गर्ल्सवर्दी। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं दोस्तों, और उन्हें विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ यानी कि 1850 में इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट बनाया गया था, और वो अपनी डेथ यानी कि 1891 तक इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट बने रहे थे। द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन वी फाइंड इन हिज फेमस पोएम मिल्टन। हियर इज दैट फेमस पोएम ऑफ टेनिसन ऑन मिल्टन, और इस पोएम की स्टार्टिंग में ही हमें वो लाइन्स देखने को मिलती हैं दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई थी। It's time to move on to our question number 29th. From 12 years of age, I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. अर्थात 12 साल की उम्र से मैं कभी भी अपनी पढ़ाई मिडनाइट होने से पहले नहीं छोड़ता था और ना ही मध्य रात्रि से पहले सोने के लिए जाता था। ये बात किसने कही है? The options are Milton, Shakespeare, Wordsworth or none of these. The answer is John Milton. John Milton ने अपने फादर जॉन मिल्टन के बारे में कहा था कि My father destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight.
Let's come to our next question now. From 1632 to 1638, Milton continued his studies at which place? Boston, Horton, Bradstreet, none of these. The correct answer is Horton. Milton's residence at Horton constitutes Milton's first poetic period 1632 to 1638 और इन्हीं 6 years के दौरान मिल्टन की फेमस पोएम्स लेलेग्रो, आयल पेंसिरेसो, आर्केड्स, कोमस और लिसिडस लिखी गई थी दोस्तों, जिनमें से लेलेग्रो और आयल पेंसिरेसो ट्विन पोएम्स हैं, आर्केड्स और कोमस मास्क्स हैं और लिसिडस एक फेमस एलिजी है दोस्तों, जो उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी. इट ब्रिंग्स मी टू आवर क्वेश्चन नंबर 31. द इटालियन टाइटल लेलेग्रो and Ael Pensereso are from microbiology, mycology, musicology or none of these. The correct one is musicology. लेलेग्रो, जिसे इटालियन लैंग्वेज में हैप्पी मैन कहा जाता है, मिल्टन द्वारा लिखी गई एक दूसरी पास्टोरल पोएम आयल पेंसेरेसो की ट्विन पोएम है और आयल पेंसेरेसो भी इटालियन टर्म है जिसका अर्थ होता है अ थॉटफुल और मेलनकली मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस वन. व्हाट इज और आर ट्रू अबाउट लेलेग्रो एंड आयल पेंसेरेसो? दे आर द ट्विन पोएम्स बाय अ बिलेटेड एलिजाबेथन. बोथ ऑफ देम हैव preludes of 10 lines. They are written in rhymed octosyllabics. All of these सही जवाब है दोस्तों. पिछले आंसर में हम जान ही गए हैं दोस्तों कि ये दोनों ट्विन पोएम्स हैं और हम ये भी जान चुके हैं कि ये दोनों पोएम्स जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई थी, जिनको कि अब बिलेटेड एलिजाबेथन के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा दोनों पोएम्स में हमें 10 लाइन्स के प्रिल्यूड्स यानी कि इंट्रोडक्शन और प्रस्तावना देखने को मिलते हैं दोस्तों. लेलेग्रो की फर्स्ट 10 लाइन्स में स्पीकर गॉडेस ऑफ मेलनकोली को घृणा पैदा करने वाली कहते हुए रिजेक्ट करता है और गॉडेस ऑफ मर्थ और हैप्पीनेस की कंपनी एंजॉय करता है. ठीक ऐसे ही आयल पेंसेरेसो में स्पीकर गॉडेस ऑफ मर्थ को डिल्यूडिंग जॉयज यानी कि भ्रम पैदा करने वाले आनंद कहते हुए रिजेक्ट करता है और गॉडेस ऑफ मेलनकली के साथ हो जाता है. सी पॉइंट इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि इन दोनों पोएम्स में हमें राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक्स देखने को मिलते हैं और ऑक्टोसिलेबिक वर्ड्स वो लाइन होती हैं दोस्तों जिसमें 8 सिलेबल्स होते हैं. चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं. इन लेलेग्रो द स्पीकर आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लोथिट मेलनकली welcomes Euphrosyne, who is the goddess of mirth, melancholy, poetry, or none of these. The right answer is mirth, क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी में गॉडेस ऑफ mirth को यूफ्रोसेन कहते हैं दोस्तों और मेलनकली की देवी ओइजीस हैं और पोइट्री की देवी को कलाइपी कहा जाता है दोस्तों. इसी प्रश्न से मिलता जुलता हमारा अगला प्रश्न है. In Ael Pensereso, the speaker, after banishing the deluding joys, welcomes the goddess of mirth, melancholy, poetry, or all of these. The correct answer is melancholy. Now the next question, Lycidas by John Milton is an elegy written on the death of his friend Edward King in 1637. Milton also wrote a Latin poem to express his sorrow on the death of the same friend. Identify it. Epitaphium Daemonis is the correct answer, friends. जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है Daemon's epitaph. Daemon is the person who has the power to tame, subdue or conquer.
और सेकंड वर्ड इज एपिटाफ। एपिटाफ वो वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो किसी की याद में उसकी कब्र पर लिखे जाते हैं। अगर अदर ऑप्शंस पे नजर डालें दोस्तों तो एपिथैलामियम और प्रोथैलामियम ये तो वो सॉन्ग्स और पोएम्स हैं दोस्तों जो कि मैरिज सेलिब्रेशंस में गाए जाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेलेग्रो, आइल पेंसिरेसो एंड लिसिडस बिलोंग टू विच पीरियड? The options are the Horton period, the journalistic period, the romantic period or none of these. The Horton period is the right answer friends. ये पीरियड 1632 से लेकर 1638 तक रहा था जब मिल्टन हॉर्टन में रहे थे। Let's move on to the next question now. Which one of the following is an attack on the political corruption of the clergy in the English church and a plea for democracy in the structure of the church? The options are of Reformation, of Renaissance, of Humanism or none of these. The right answer is of Reformation. Of Reformation 1641 में जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया पैम्फलेट था दोस्तों। वास्तव में यही वो पैम्फलेट था जिससे उन्होंने पब्लिक एरेना में अपना डेब्यू किया था और इसका कंप्लीट टाइटल था ऑफ रेफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड। जॉन मिल्टन ने जो 5 एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स की सीरीज लिखी है दोस्तों, उस सीरीज में ऑफ रेफॉर्मेशन फर्स्ट ट्रैक्ट था। थ्रू दीज एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स मिल्टन अटैक्ड the episcopal form of church leadership. Next one is who kills a man kills a reasonable creature, God's image, but he who destroys a good book kills reason itself, kills the image of God as it were in the eye. अर्थात ये लाइंस जिनमें मिल्टन डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड बुक को किलिंग द इमेज ऑफ गॉड के बराबर मानता है, ये लाइंस कहां से ली गई हैं? The options are Paradise Lost, Areopagitica, Comus or none of these. The right answer is Areopagitica. Areopagitica मिल्टन का वो वर्क है दोस्तों जिसमें मिल्टन फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है और बुक्स के इंपॉर्टेंस पर भी प्रकाश डालता है। Here are some of the important quotes on books which we find in Areopagitica. You can go through them on your own. The title of Areopagitica is derived from a speech which was addressed to the Athenian court of the Areopagus. This speech was addressed by, so the options are E. Socrates, Areopagus, Beelzebub or Mammon. The correct answer is E. Socrates. E. Socrates Socrates से भी पहले आने वाला ग्रीक ऑरेटर और फिलोसोफर था और सोक्रेटिस की ही तरह ई सोक्रेटिस को भी कोर्ट ट्रायल फेस करना पड़ा था दोस्तों और उसमें उसकी भी सोक्रेटिस की तरह हार हुई थी। एरियोपेजिटिका का टाइटल ई सोक्रेटिस की उसी स्पीच से लिया गया है दोस्तों जो उन्होंने एरियोपेगस की एथेनियन कोर्ट में दी थी। Our 40th question is the abilities of the poet are the inspired gift of God rarely bestowed. अर्थात एक पोइट की एबिलिटीज उसको गॉड द्वारा दिया हुआ वो दुर्लभ वरदान है जो किसी किसी को ही प्राप्त होता है। Where do these lines appear? The options are Comus, Areopagitica, Lycidas or none of these. The right answer is Lycidas, क्योंकि Lycidas ही वो पोएम है दोस्तों जिसमें मिल्टन पोइट्स और पोइट्री की बात करता है। It brings me to our question number 41st. Love virtue, she alone is free. She can teach ye how to climb higher than the sphery chime. Or if virtue feeble were, heaven itself would stoop to her. Where do these lines appear? अर्थात वर्च्यू को एप्रिसिएट करने वाली इन लाइंस को
कहां से लिया गया है? दी ऑप्शंस आर कोमस, एरियोपेजिटिका, लिसिडस और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज कोमस। कोमस ही वो पोएम है दोस्तों जिसमें जॉन मिल्टन वर्च्यू और चेस्टिटी की बात करता है, और एरियोपेजिटिका के बारे में हम जान ही गए हैं कि इट टेल्स अस अबाउट बुक्स एंड लिबर्टी ऑफ प्रेस। और पोइट्स और पोइट्री की बात हमें मिल्टन द्वारा लिखी गई एलिजी लिसिडस में देखने को मिलती है दोस्तों। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस सोनेट वाज रिटन बाय मिल्टन ड्यूरिंग 1642. At that time, it was believed that an attack on London by Charles I was imminent. Identify the sonnet. The options are, when I consider how my light is spent, methought I saw my late espoused saint, when the assault was intended to the city, on the late massacre in Piedmont. The correct answer is when the assault was intended to the city. मिल्टन द्वारा लिखी गई सोनेट 8 यानी कि when the assault was intended to the city पावर ऑफ पोइट्री को दिखाती है। मिल्टन इसमें यह कल्पना करता है कि उसके घर पर अटैक होने वाला है, और इस सोनेट को वो कैप्टन, कॉलोनल और नाइट इन आर्म्स को संबोधित करते हुए लिखता है। When I consider how my light is spent is related to Milton's blindness, और methought I saw my late espoused saint वो सोनेट है दोस्तों जो उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ की डेथ पर लिखी थी। एंड ऑन द लेट मैसेकर इन पिडमंट, वॉडुइस के उस हत्याकांड पर आधारित है दोस्तों जो पिडमंट नाम की जगह में हुआ था। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चार्ल्स फर्स्ट वाज beheaded in which year? 1642, 1649, 1660 or 1666? The correct answer is 1649. The execution of Charles I by beheading occurred on Tuesday, 30th January 1649 outside the banqueting house on Whitehall. और चार्ल्स फर्स्ट को यह पनिशमेंट इसलिए दिया गया था दोस्तों क्योंकि रॉयलिस्ट्स और पार्लिमेंटेरियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, और पार्लिमेंटेरियंस चार्ल्स फर्स्ट की नीतियों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और इसीलिए चार्ल्स फर्स्ट को कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाया गया था जहां वो अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर पाए, और इसी वजह से ही वाज बीहेडेड। ऑप्शंस में दिए गए सभी ईयर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1642 में इंग्लैंड में थिएटर्स बंद कर दिए गए थे। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आ गया था। 1660 में फिर से मोनार्की को रिस्टोर कर लिया गया, और 1660 इज द ईयर ऑफ ग्रेट फायर इन इंग्लैंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वर्क मिल्टन रोट only to calm down the public's reaction of fear to the beheading of Charles I? The options are Ode on the Morning of Christ's Nativity, on Shakespeare, on Arriving at the Age of 23, on the Tenure of Kings and Magistrates. The correct answer is on the Tenure of Kings and Magistrates. हाँ दोस्तों, यही वो वर्क था जो मिल्टन ने सिर्फ इसलिए लिखा था कि बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट से लोग घबरा ना जाएं और कुछ रिएक्ट ना करने लगे। इस वर्क में मिल्टन ने बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट को बिल्कुल सही ठहराया है दोस्त। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट chiefly due to his work Areopagitica on Shakespeare, on arriving at the age of 23, on the tenure of kings and magistrates. Last one is the correct answer friends, क्योंकि यही वो वर्क था दोस्तों जो मिल्टन ने क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट यानी कि कॉमनवेल्थ के फेवर में लिखा था, और इस वर्क को ओलिवर क्रॉमवेल ने इतना पसंद किया था कि मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी गई। इट ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन विच वर्क डज मिल्टन प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट?
The options are Comus, Iconoclasts, Lycidas or none of these. Iconoclasts is the correct answer friend. Iconoclast वो वर्क है दोस्तों जो अक्टूबर 1649 में पब्लिश हुआ था। ये उस वर्क के खिलाफ लिखा गया था जो वर्क रॉयलिस्ट प्रोपेगेंडा के रूप में सामने आया था, जिसमें राजा की हत्या पर राजा के समर्थक एक किताब पब्लिश कराए थे जिसका नाम था एकॉन बेसिलाइक। एकॉन बेसिलाइक का इंग्लिश मीनिंग होता है आइकॉन ऑफ द किंग। और इस बुक के अगेंस्ट जॉन मिल्टन की बुक आई जिसका नाम था इकोनोक्लास्ट्स। इकोनोक्लास्ट का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ द आइकॉन। इस बुक में जॉन मिल्टन ने चार्ल्स फर्स्ट की उस इमेज को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था दोस्तों, जो रॉयलिस्ट की बुक में बनाई गई थी। इट ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड इन विच ईयर? 1667, 1637, 1644 और 1652? The correct answer is 1652. 1652 ही वो ईयर है जब मिल्टन 44 साल की उम्र में पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए थे। और इसी साल उनके साथ एक और मिसफॉर्च्यून हुआ। उनकी फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल की चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ हो गई। शी हैड बोर्न हिम 3 daughters, एनी, मैरी एंड डेबोरा। The only male child, John, died in infancy in 1651. Powell died while giving birth to Deborah, the couple's third daughter. Let's move on to our next question now. In the state of his blindness, with whom Milton does not compare himself? The last one, Lycidas, is the correct answer, friends. Paradise Lost की थर्ड बुक के स्टार्टिंग में ही मिल्टन प्रार्थना करता है कि वो उन 4 ब्लाइंड प्रॉफिट्स की तरह बन जाए जिनके अंदर गॉड की बनाई हुई चीजों को परसीव करने की काबिलियत थी। और वो 4 ब्लाइंड प्रॉफिट्स के नाम जो वो बताता है वो हमारे फर्स्ट 3 ऑप्शंस में ही आ गए हैं। और जिन 4 ब्लाइंड प्रॉफिट्स के नाम वो बताते हैं उसमें लिसिडस का नाम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड and wait. Where does this line appear? The options are Milton's Paradise Lost, Milton's On His Blindness, Milton's Comus or none of these. The correct answer is Milton's On His Blindness. Sonnet number 19, जिसको When I Consider How My Light Is Spent या On His Blindness के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसे 1650s में लिखा गया था जब मिल्टन ने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो दी थी। एंड दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल चैलेंजेस द स्पीकर फेसेस एज अ ब्लाइंड पर्सन। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 50th। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस? द ऑप्शंस आर ABAB, CDCD, EFEF, GG. ABAB, BCBC, CDCD, EE. ABBA, ABBA, CDE, CDE or none of these. Option C, ABBA, ABBA, CDE, CDE is the correct answer friends. मिल्टन द्वारा लिखी गई ऑन हिज ब्लाइंडनेस पेट्रार्कन पैटर्न में लिखी गई सोनेट है दोस्तों। और पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम ABBA, ABBA, CDE, CDE ही होती है। एंड द फर्स्ट ऑप्शन ABAB, CDCD, EFEF, GG ये शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम है। एंड द सेकेंड वन इज द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 51। Where there is leisure for fiction, there is little grief was Samuel Johnson's criticism of a famous poem. Which poem was it? Options are Milton's Paradise Lost, Milton's On His Blindness, Milton's Comus or Milton's Lycidas. The correct answer is
मिल्टन्स लेसिडस। मिल्टन द्वारा लिखी गई एलिजी लेसिडस के बारे में ये कमेंट इंग्लिश लैंग्वेज के पहले लेक्सिकोग्राफर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया है दोस्तों। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1755 में इंग्लिश लैंग्वेज की पहली डिक्शनरी को कंपाइल किया था दोस्तों। ये लाइन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की लिखी बुक लाइव्स ऑफ द पोइट्स 1779 टू 1781 से ली गई हैं दोस्तों। यहाँ पर वह मिल्टन की बुराई करते हुए कहते हैं, पोयम लिखना तो वो तरीका बिल्कुल भी नहीं है जिससे किसी दोस्त की मृत्यु पर विलाप किया जाए। कलम और स्याही में डूबने की बजाय उस व्यक्ति को वास्तव में बुरा लगना चाहिए जिसके दोस्त की मृत्यु हुई है। एंड इट ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच पॉपुलर सोनेट ऑफ मिल्टन begins with the lines, when I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide. The options given are Milton's Paradise Lost, Milton's On His Blindness, Milton's Comus or Milton's Lycidas. The correct answer is On His Blindness. ये मिल्टन द्वारा लिखी गई सोनेट On His Blindness की ओपनिंग लाइन्स हैं दोस्तों, जिनमें मिल्टन अपनी आंखों की रोशनी यानी कि विजन को लाइट से कंपेयर कर रहे हैं। एंड हियर वी फाइंड अ ब्यूटीफुल यूज ऑफ मेटाफर। ऐसे ही डार्क वर्ल्ड एंड वाइड में हमें अलिट्रेशन देखने को मिलता है दोस्तों, एज वर्ल्ड एंड वाइड आर बिगनिंग विद सेम कंसोनेंट साउंड। अगर इन फर्स्ट टू लाइंस को और गौर से देखें दोस्तों, तो हियर वी नोटिस अ स्ट्राइडिंग ओवर। पहली लाइन में बात समाप्त नहीं हुई है, उसी बात को दूसरी लाइन में बिना पंक्चुएशन मार्क के कंटिन्यू किया गया है। ऐसे ही स्ट्राइडिंग ओवर या रोल ऑन लाइंस को लिटरेचर की लैंग्वेज में एंजेममेंट का नाम दिया जाता है दोस्तों। हियर इज the definition of enjambment and you can go through it on your own. Let's move on to the next question now. Which word in On His Blindness mean coin? The options are light, labor, prevent, talent. Right answer is talent. talent शब्द का प्रयोग बाइबल में कॉइन के लिए यूज हुआ है, लेकिन इस पोयम में जॉन मिल्टन ये पाता है कि भगवान ने जो उसे गोल्ड कॉइन यानी कि टैलेंट दिया है वो अपने अंधेपन की वजह से उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जॉन मिल्टन भयभीत है कि भगवान के सामने वो अपना सच्चा लेखा जोखा कैसे प्रस्तुत कर पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान उसे उल्टा डांट दे। वर्ड टैलेंट का प्रयोग जॉन मिल्टन ने एक एल्यूशन के तौर पर किया है। इट इज एक्चुअली अ बिब्लिकल रेफरेंस टू द पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, मैथ्यूज 25:14-30। हियर इज इट्स ब्रीफ समरी। इसमें एक लॉर्ड अपने 3 नौकरों को टैलेंट्स यानी कि क्वाइंस देकर कहीं बाहर यात्रा पर चला जाता है और वापस आने पर उनसे पूछता है कि उन्होंने उस टैलेंट अर्थात मनी का कैसे प्रयोग किया। वो 2 नौकरों से तो खूब खुश हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट को सही तरीके से इन्वेस्ट किया था और उससे और भी ज्यादा पैसा बना लिया था। लेकिन तीसरे नौकर से वो बहुत क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसने अपने टैलेंट यानी कि गोल्ड कॉइन को गड्ढे में दबाकर रख दिया था, अर्थात उसको सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया था। कवि अपने पोएटिक टैलेंट को भी उसी गोल्ड कॉइन से कंपेयर करता है दोस्तों, जो भगवान ने सबको दिया है। निर्भर इस बात पर करता है कि उस गोल्ड कॉइन
यानी कि टैलेंट का प्रयोग हम उन दो स्मार्ट सर्वेंट्स की तरह करते हैं या फिर तीसरे वाले फुलिश सर्वेंट की तरह। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 54th। हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन doth got exact day labor light denied in his on his blindness। अब क्योंकि जॉन मिल्टन भयभीत है कि अंधेपन की वजह से वो उस टैलेंट का प्रयोग नहीं कर पा रहा है दोस्तों जो उसे भगवान ने दिया है। नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। अब उसे डर लग रहा है मरने के बाद कहीं भगवान उसे डांट ना दे, इसीलिए अब वो मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने आप से क्वेश्चन पूछता है, क्या भगवान एक अंधे व्यक्ति से भी दिन में किया हुआ ठीक ठीक काम मांगेगा जबकि उस व्यक्ति को प्रकाश देने से तो मना कर दिया गया है। मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछे गए इस क्वेश्चन का जवाब ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम में कौन देता है? द ऑप्शंस आर मिल्टन्स इनर वॉइस, God himself, patience, murmur। The correct answer is patience। जॉन मिल्टन ने पेशेंस यानी कि धीरज को पर्सोनिफाई किया है और मिल्टन का धैर्य यानी कि धीरज उसे जवाब देते हुए कहता है दोस्तों कि भगवान को ना तो किसी इंसान के कार्य की आवश्यकता है और ना ही भगवान किसी इंसान से उन उपहारों को वापस मांगता है जो भगवान ने हम लोगों को दिए हुए हैं। वो व्यक्ति जो भगवान के दिए हुए माइल्ड यॉक यानी कि मधुर कष्टों को भली भांति सहन कर लेते हैं दोस्तों, वही भगवान की सबसे सच्ची सेवा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है दोस्तों। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फ्रेज माइल्ड यॉक in Milton's On His Blindness? The options given are simile, metaphor, personification, oxymoron। The correct answer is oxymoron। फ्रेज माइल्ड यॉक का अर्थ होता है दोस्तों स्वीट सफरिंग यानी कि मधुर कष्ट। इन लाइनों का प्रयोग जॉन मिल्टन तब करते हैं जब उनका धैर्य उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि वो व्यक्ति जो भगवान के दिए हुए माइल्ड यॉक यानी कि मधुर कष्ट को अच्छे से सहन कर लेते हैं वही भगवान की सबसे सच्ची सेवा करते हैं। और ऑक्सीमोरॉन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं दोस्तों। ऑक्सीमोरॉन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड टुगेदर दैट हैव और सीम टू हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। इट ब्रिंग्स मी to our question number 56th। How according to Milton in his On His Blindness does one best serve God? The options are by returning to child, by submitting to his will quietly, by exacting day labor, by hiding one's innate talent। The right answer is by submitting to his will quietly। सोनेट नंबर 19 जिसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस या व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट भी कहा जाता है दोस्तों, वो इन लाइंस के साथ खत्म होती हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये लाइनें यही मैसेज देती हैं दोस्तों कि वी शुड सबमिट आवरसेल्व्स कंप्लीटली टू द विल ऑफ गॉड। सो आर बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन फ्रेंड्स। Let's move on to the next question now। Milton's On His Blindness ends with an expression of the poet's faith in God's way, questioning of justice of God, pessimism, resentment at the loss of his talent? The correct answer is faith in God's way। Next one, Milton's lament for his blindness occurs first in which of the poems? The options are Paradise Lost, The Nativity Ode, Comus, Areopagitica। The correct answer is The Nativity Ode। Milton's first major work
the ode on the morning of Christ's nativity was begun on Christmas Day 1629. It was first published in 1645 and attracted little attention. यही वो पोयम है दोस्तों जिसमें सबसे पहले मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस पर लेमेंट यानी कि विलाप करता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. Milton started writing this work in 1658, finished it in 1665 and published it in 1667. Identify the work. The options given are Paradise Lost, The Nativity Ode, Comus Areopagitica. The correct one is The Paradise Lost. हाँ दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट ही वो एपिक पोएम है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और यही वो पोएम है जिसे 1658 में जॉन मिल्टन ने शुरू किया था और 7 सालों की मेहनत करने के बाद 1665 में ये पूरी हुई थी और फिर 2 साल बाद यानी कि 1667 में इसे पब्लिश किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराडाइज लॉस्ट वाज ओरिजिनली रिटन in how many books? The options given are 8 books, 12 books, 10 books or 1 book. The option C, 10 books is the right answer friends. Paradise Lost blank वर्स में लिखी गई एपिक पोएम जॉन मिल्टन के सबसे पॉपुलर वर्क्स में से एक है दोस्तों. ये 1667 में 10 बुक्स में पब्लिश हुई थी और फिर बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को एक्सटेंड करके 2 बुक्स और बढ़ा दी गई थी और 1674 में उन 10 बुक्स को 12 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया गया था दोस्तों. आर क्वेश्चन नंबर 61 इज द सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट विद 12 बुक्स वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1667, 1670, 1672, 1674. The correct one is 1674. Our question number 62nd. In tracing the history of English poetry, Thomas Gray's Progress of Poesy invokes a major poet as follows. Nor second he that rode sublime upon the seraph wings of ecstasy, the secrets of the abyss to spy. Who is he? The options are Shakespeare, Milton, Spenser or John Dryden. The correct answer is John Milton. Next question. The opening 16 lines of Paradise Lost comprise 1 sentence, 2 sentences, 3 sentences or 4 sentences. The correct answer is 1 sentence. हाँ दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की फर्स्ट 16 लाइंस एक ही सेंटेंस बनाती हैं और इन लाइंस में पोइट जॉन मिल्टन इज एड्रेसिंग द हेवनली म्यूज यूरेनिया. Our next question is related to this one only. In Paradise Lost, Milton invokes his heavenly muse Urania at the beginning of Book 1 and Book 4, Book 1 and Book 2, Book 1 and Book 3, Book 1 and Book 5. The option A यानी कि Book 1 and Book 4 वो बुक्स हैं दोस्तों जिनके स्टार्टिंग में पोइट हेवनली म्यूज यूरेनिया को इन्वोक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ शेक्सपियर दैट इज एलिजाबेथन एज was called the golden age of English literature and London of that time was called the nest of singing birds. Whose age was called the golden age of English pulpit? The options are age of Wordsworth, age of Galsworthy, age of Milton and none of these. The correct answer is age of Milton. It brings me to our next question now. Milton's Paradise Lost
is written in blank verse, free verse, stanza form or terza rima? The correct answer is blank verse. Blank verse वो अनराइम्ड लाइंस होती हैं दोस्तों जिन्हें ज्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता है, और यही वो वर्स है दोस्तों जिसका प्रयोग जॉन मिल्टन ने अपने फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट को लिखने में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉन्ग पोएम डज मिल्टन ओपन बाय फॉर्मली डिक्लेयरिंग his poem's subject humankind's first act of disobedience toward God and the consequences that followed from it. The act is Adam and Eve's eating of the forbidden fruit of the tree of knowledge, as told in Genesis, the first book of the Bible. The options are Samson Agonistes, Paradise Regained, Paradise Lost, none of these. The correct answer is Paradise Lost. Let's move on to the next one now. To reign is worth ambition, though in hell. Better to reign in hell than serve in heaven. Reign यानी कि शासन करना नरक में भी महत्वाकांक्षा से भरा कार्य होता है दोस्तों, और स्वर्ग में गुलामों की तरह जीने से अच्छा है कि नरक में राजाओं की तरह रहो। इन लाइंस को पैराडाइज लॉस्ट में किसने बोला है? दी ऑप्शंस आर बिल्जेबब, सेटन, एडम और द सन ऑफ गॉड. द करेक्ट आंसर इज सेटन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नेक्स्ट टू सेटन? दी ऑप्शंस आर एबल, केन, बिल्जेबब, none of these. The correct answer is Beelzebub. Let's move on to the next one now. It appears that in Paradise Lost, Book 1, Milton belongs to the Devil's Party without knowing it. Who made this statement? The options are Thomas Gray, William Blake, Alexander Pope, Dr. Samuel Johnson. The correct answer is विलियम ब्लेक. विलियम ब्लेक ट्रांजिशनल एज के वो पोइट हैं दोस्तों जो कि पैराडाइज लॉस्ट का हीरो सेटन को मानते हैं, और उनके अनुसार सेटन इज द माउथ पीस ऑफ जॉन मिल्टन. अर्थात जॉन मिल्टन अपने दिल की बात सेटन के मुंह से बुलवा रहे हैं. इट ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Who has described Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? The options are George Sampson, Rickett, Lamartine or none of these. Option C, Lamartine is the correct answer friends. क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि जॉन मिल्टन एक प्यूरिटन थे, और प्यूरिटन वाला प्रभाव हमें उनकी पोएट्री में भी साफ साफ दिखता है दोस्तों, और इसी वजह से उन्होंने जॉन मिल्टन को अपनी बुक लाइफ ऑफ मिल्टन में खूब क्रिटिसाइज भी किया है. और उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर. हु सेड? द ऑप्शंस आर जॉन ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, Coleridge or none of these. The right answer is Dr. Samuel Johnson. The next question is also related to Milton's Puritan instinct. Here comes that question. If Milton was a Puritan, he was also more than a Puritan. This statement belongs to George Sampson, Hutchinson, Lamartine, none of these. The correct answer is Hutchinson. Let's move on to our next question now. Yet thy heart the lowliest duties on herself did lay. Who has written these lines? The options are Wordsworth, Galsworthy, Milton and none of these. The right answer is Wordsworth. Wordsworth की लिखी गई ये सोनेट है दोस्तों
जो कि 1802 में पब्लिश हुई थी। और इस सोनेट में आई इन 6 लाइंस को तो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। फर्स्ट, द ओपनिंग लाइंस, मिल्टन, thou shouldst be living at this hour, England hath need of thee. And then the middle one, thy soul was like a star and dwelt apart, thou hadst a voice whose sound was like the sea. And the ending lines of the sonnet are also very important, friends, and these are, in cheerful godliness, and yet thy heart the lowliest duties on herself did lay. And it brings me to our next question now. Milton was a passionate man who lived in passionate times, who said these words. The options are John Bailey, Pattison, Long, or none of these. The correct answer is John Bailey. Here comes our question number 76. Paradise Regained is a poem by English poet John Milton, first published in 1671. The volume in which it appeared also contained the poet's closet drama, Identify the Drama. Options given are Samson Agonistes, Comus, Lycidas, or none of these. The correct answer is Samson Agonistes. दोस्तों, जब पैराडाइज रीगेन्ड अ पोएम इन 4 बुक्स पब्लिश हुई थी तो उसके साथ एक क्लोजेट ड्रामा जिसका नाम सैमसन एगोनिस्टस था वो भी पब्लिश हुआ था, और ये दोनों 1671 में पब्लिश हुए थे। एंड हियर इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक। लेट्स कम to question number 77 now. Paradise Regained is connected by name to his earlier and more famous epic poem, with which it shares similar theological themes. Indeed, its title, its use of blank words, and its progression through Christian history recall the earlier work. Fill in the blank. The options given are L'Allegro, Paradise Lost, Comus, or Lycidas. The correct one is Paradise Lost. Next question. The poem Paradise Lost concerns the biblical story of the fall of man, the temptation of Adam and Eve by the fallen angel Satan, and their expulsion from the Garden of Eden, which work of Milton deals primarily with the temptation of Christ as recounted in the Gospel of Luke. The options are Samson Agonistes, On Arriving at the Age of 23, Paradise Regained, none of these. The correct answer is Paradise Regained. हाँ दोस्तों, Paradise Regained ही वो वर्क है जिसमें हमें टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एज रिकाउंटेड इन द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक देखने को मिलता है। इट ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द पोएम पैराडाइज लॉस्ट was originally divided into 10 books in 1667, then 12 books in 1674. In how many books was Paradise Regained divided? The options are 8, 14, 4, 10. The correct answer is 4. Paradise Lost को 1667 में 10 बुक्स में डिवाइड किया गया दोस्तों, और 1674 सेकेंड वाले एडिशन में पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स में डिवाइड हुई। लेकिन पैराडाइज लॉस्ट का जो सीक्वल था जिसका नाम पैराडाइज रीगेन्ड था वो कंपैरेटिवली छोटा था दोस्तों, उसमें तो 4 ही बुक्स आई थी। 14 बुक्स तो हमें वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड में देखने को मिलती हैं दोस्तों। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 80th नाउ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है दोस्तों, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 80th। द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट was published in 1667 with 10 books. Second edition in 1674
with 12 books? When was Paradise Regained first published with 4 books? Options are 1671, 1672, 1673 or 1674. The answer you would go for, friends, is 1671. 1671 ही वो साल था दोस्तों जिसमें पैराडाइज रीगेन्ड भी पब्लिश हुई थी और उसके साथ साथ सैमसन एगनिस्टिस नाम का ट्रेजिक ड्रामा भी. इट ब्रिंग्स मी टू आवर क्वेश्चन नंबर 81 नाउ. Which other work was published in the same year when Paradise Regained got published? The correct one is Samson Agonistes. Samson Agonistes appeared with the publication of Milton's Paradise Regained in 1671 as the title page of that volume states Paradise Regained, a poem in 4 books, to which is added Samson Agonistes. Let's come to the next one now. What is the meaning of the word Samson Agonistes? Here are 4 options: Samson the wise, Samson the king, Samson the lethal, Samson the champion. The correct one is the last one, friends. Samson the champion. Let's move on to the next one now. Samson, imprisoned and blinded by Philistines in Gaza, laments his state, noting that the person who was supposed to save blank from the Philistines has now become their slave. Samson, जो कि गाजा में कैद करके और अंधा करके फिलिस्तीन्स द्वारा रखा गया है दोस्तों, वो ये सोच के दुखी है कि वो व्यक्ति जिसे इस पर्टिकुलर कंट्री को फिलिस्तीन्स से बचाना चाहिए था, आज वो उन्हीं फिलिस्तीन्स का गुलाम बन गया है. फिल इन द ब्लैंक. द ऑप्शंस गिवन आर इजराइल, फ्रांस, इंडिया or none of these. The option A is correct, friends, because Samson, imprisoned and blinded by Philistines in Gaza, laments his state. He notes that the person who was supposed to save Israel from the Philistine has now become their slave. He explains that his blindness is by far the hardest aspect of his imprisonment, as he feels cut off from God's creation. वो अपने अंधेपन से इसलिए दुखी है दोस्तों क्योंकि भगवान की बनाई हुई सृष्टि से वो अपने आप को कटा हुआ पा रहा है. Let's move on to the next question now. Whose blindness is by far the hardest aspect of his imprisonment, as he feels cut off from God's creation and feels so demoralized that he even describes himself as a living grave. The options are Comus, Lycidas, the lady, Samson Agonistes. The correct answer is Samson Agonistes. Next one, the sun to me is dark and silent is the mood, nor am I in the list of them. Take hope. Hopeless are all my evil, all remedies. Where do we find these lines? The options are Comus, Lycidas, the lady, Samson Agonistes. The correct answer is Samson Agonistes. Next question. Samson admits that he himself is the only one to blame, as he was the one who told Delia the Nazarite secret about his hair. Who is Delia here? Samson's mother, Samson's wife, Samson's close relative, or none of these? The correct answer is Samson's wife. Delia confesses her guilt and seeks forgiveness from Samson for what she did. Delia, जो कि सैमसन की वाइफ है दोस्तों, वो अपने गिल्ट को कन्फेस करती हैं और सैमसन से माफी भी मांगती हैं. But Samson refuses to believe her, thinking that she is only a manipulative woman incapable of feeling love or remorse. Let's move on
to the next one now. Manoah does not recognize Samson. He wants to blame God for punishing Samson too harshly. Who is Manoah in fact? Options are Samson's father, Samson's sister, Samson's brother or Samson's friend. The correct answer is Samson's father. बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मनोआ आता है तो वो अपने बेटे सैमसन को पहचान भी नहीं पाता है दोस्तों, और वो भगवान को ब्लेम करने लग जाता है कि भगवान ने सैमसन को कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से पनिश किया है। लेकिन सैमसन भगवान को दोष नहीं देता है, वो सारा दोष अपने सिर पर लेते हुए कहता है कि सारी गलती उसी की है, क्योंकि उसने डेलिया को वो राज बता दिया था और जिस वजह से उसका ये हाल हुआ है। लेट्स कम to question number 88 now. Who reveals that the Philistines plan to have a big celebration on this day to honor their god Dagon, and that Samson will be paraded in front of them as evidence that Dagon is the true Lord. The correct answer is Manoah. Let's move on to the next one now. What is the name of the giant who mocks Samson and reveals that he wished to fight with him when he was in his best shape? Harappa is the correct answer here, friends. It brings me to question number 90th now. Who comes and tells Samson that he has to attend the public celebration in the honor of Dagon? Options given are an officer, Harappa, Delia or Manoah. The correct answer is an officer. 91st, who returns just in time to hear what Samson has done. He killed every Philistine and himself by destroying 2 large pillars and collapsing the entire structure of the theater where the celebration was held. Options given are Delia, Harappa, Manoah or a messenger. The correct answer is Manoah. 92nd, at Thomas Elwood's suggestion, but what hast thou to say of Paradise Found? Milton wrote the second part of the epic called Paradise Found, Paradise Taken Back, Paradise Regained or none of these. The correct one is Paradise Regained. Whoever while the happy garden sung, by one man's disobedience lost, now sing recovered paradise to all mankind. By one man's firm obedience fully tried through all temptation and the tempter foiled. Identify the poem. The correct one is Paradise Regained. In 1671, Milton's last important work, which was the most powerful dramatic poem on the Greek model, appeared. The options are Paradise Regained, Samson Agonistes, Paradise Lost, none of these. The correct one is Samson Agonistes. 95th, Satan, frustrated, takes Christ to Jerusalem and tells him to throw himself off the pinnacle of the Jews' temple. Quoting a psalm, Jesus quotes back, "Tempt not the Lord thy God." Satan falls. Whose poem's ending is this? The options are Samson Agonistes, Lycidas, Paradise Regained, none of these. The option C, Paradise Regained, is correct. Satan, a little onward, lend thy guiding hand to these dark steps a little further on, for yonder bank hath choice of sun or shade. There I am wont to sit when any chance relieves me from my task of servile toy. Identify the poem which begins with these lines. The correct answer is Samson Agonistes. Pandemonium is the name of the meeting place where Satan and his fellow rebel angels make strategies against God. Who designed it? The correct answer is Mulciber.
He was the designer of palaces in heaven before his fall. जॉन मिल्टन अपने फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट में पेंडेमोनियम को द कैपिटल ऑफ हेल के रूप में इन्वेंट किए हैं दोस्तों। अगर इसके लिटरल मीनिंग पे नजर डालें दोस्तों तो ये एक कंपाउंड वर्ड है जो पेन और डेमोनियस से मिलके बना है और इसका अर्थ होता है अ प्लेस और अबोर्ड ऑफ ऑल demons. It brings me to our question number 98th now. Which one was Milton's favorite? Paradise Regained, Samson Agonistes, Paradise Lost, none of these. The answer you would go for, friends, is Paradise Regained. 99th, nothing is here for tears, nothing to wail or knock the breast, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair. And what may quiet us in a death as noble? Where do we find these lines? Samson Agonistes, Lycidas, Paradise Regained, none of these. Samson Agonistes is the right one, friends. Let's come to question number 100th now. Who lament Samson's death but celebrate his heroism and commitment to God? The options are Manoah and the chorus, Delia and the chorus, Manoah and Delia, none of these. The correct one is Manoah and the chorus. With this, I end today's class, friends. I hope class समझ आई होगी. Thank you very much.